गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनवायरमेंटल इश्यूज लास्ट चैप्टर में हम आ गए हैं। देखिए, आपने अब तक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। इसमें हमने थॉरोली एनसीईआरटी को स्टडी किया है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस जो हैं वो सारे आपको डिफरेंट लेक्चर्स के थ्रू डिलीवर किए गए हैं। अब फाइनली एनवायरमेंटल इशू की बात हम कर रहे हैं। एनवायरमेंटल इशू में स्पेसिफिकली पॉल्यूशन आपको पढ़ना है, जिसमें एयर पॉल्यूशन और जो नॉइज पॉल्यूशन है इनके बारे में दिया गया है। वाटर पॉल्यूशन के रेफरेंसेस दिए गए हैं। यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशंस है, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो केस स्टडीज हैं वो एनसीईआरटी से आपको पढ़नी है, ठीक है। बहुत सारी थ्योरी है, कुछ डेटाज हैं। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन बहुत बार आप ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ टाइम 3 to 4 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो आप फोकस्ड होकर एक एक बात सुने और एनसीईआरटी के हर एक स्टेटमेंट को जो है वो आप रीड आउट करें। क्लियर? तो देखिए, एनवायरमेंटल इश्यूज पे मैं आ रहा हूं और एनवायरमेंटल इशू डिस्कस करने से पहले हम ये कह सकते हैं, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो साइज है स्टूडेंट्स, मैं ह्यूमन पॉपुलेशन की ही बात कर रहा हूं। ह्यूमन पॉपुलेशन साइज, तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन साइज है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन साइज जैसे जैसे इंक्रीज हुआ या इंक्रीज हो रहा है, आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग रैपिडली। और रैपिडली अगर ह्यूमन पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है तो एनवायरमेंट में या एनवायरमेंटल जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शंस कॉज किए जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट आप ये कह सकते हैं कॉज किए जा रहे हैं। द इंक्रीजिंग साइज ऑफ पॉपुलेशन कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। और देखिए, इन एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए या इनके लिए एक तरीके से हम ये कह सकते हैं स्पेसिफिक अवेयरनेस के साथ लोगों को पाबंद करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में लागू किया गया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये स्टूडेंट्स आप 1986 जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जो एग्जैक्टली एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स जो हैं, जो एयर है, सॉइल है, वाटर है, जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन को आप ये कह सकते हैं लीड करवाता है। क्योंकि ये अपने आप में प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक लॉ है, कानून है, जिसके तहत अगर किसी तरीके का हम एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो उसको ऑफेंस काउंट किया गया है। और अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वहां जो है वो पनिशमेंट का प्रोविजन भी है। क्लियर? तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करें, देखिए जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, यहां एनवायरमेंटल इश्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन, तो इस पॉल्यूशन के हमें पढ़ने हैं कॉज एंड रेमेडीज, कॉज एंड कंट्रोल। ठीक है, इस पे थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। पॉल्यूशन किसको आप कहेंगे, किस किस टाइप से पॉल्यूशन हमें डिस्कस करना है। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये आप ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर किया गया टू इम्प्रूव quality of environment, to improve the quality of our environment। जो environment की क्वालिटी है उसको improve करने के लिए इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया, इसको एग्जिस्टेंस में रखा गया। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में दूसरा हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल चेंजेज। कुछ ग्लोबल चेंजेज हैं एंड देयर इम्पैक्ट्स। ग्लोबल चेंजेज और इम्पैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स।
ये आपको डिस्कस करने हैं। जैसे ग्लोबल चेंजेज और इम्पैक्ट में स्पेसिफिकली आपको डिस्कस करना है ओजोन लेयर डिप्लीशन, और ओजोन लेयर डिप्लीशन के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, ये आपको ग्लोबल चेंजेज और उनके जो इम्पैक्ट हैं उसके अंडर डिस्कस करना है। इससे पहले जो पॉल्यूशन आप पढ़ रहे हैं, इसमें कॉज और कंट्रोल की बात की जा रही है। तो देखो, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ रेफरेंसेज आपको पढ़ने हैं, केस स्टडी वगैरह दे रखे हैं एनसीईआरटी में। नॉइज पॉल्यूशन जो है, इसके भी कुछ डेटा और रेफरेंसेज, केस स्टडीज आपको दे रखे हैं। इसके अलावा आप वाटर पॉल्यूशन देख सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन के भी रेफरेंसेज लिखे गए हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट वगैरह, जो इलेक्ट्रिकल वेस्ट है, ये सब सब्सटेंसेज किस तरीके से नेचर में सेटल किए जाते हैं, इन सब के बारे में एनसीईआरटी में बात की गई। तो एक तो आपको पढ़ना है इसमें पॉल्यूशन ए, उसके बाद आप कह सकते हैं बी, एक पॉइंट आपको स्टूडेंट्स डिस्कस करना है जिसमें हम ग्लोबल चेंजेस की बात करेंगे। ये ग्लोबल चेंजेस में आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी के साथ हम लिख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको डिस्कस करना है। क्लियर? तो देखिए, वन बाय वन हम इस पे बात करते हैं। एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। आपको मैं पहले ही बता दूं, कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, बाकी केस स्टडीज हैं, साथ साथ आपको पढ़ना है एनसीईआरटी को। देखिए, एयर पॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर दे रखा है। एयर पॉल्यूशन का जो कंट्रोल है स्टूडेंट्स, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, प्रेसिपिटेटर ये दे रखा है जो आपको पढ़ना है। कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन आया है। नॉइज पॉल्यूशन जो है, उसमें आपको स्पेसिफिकली साउंड रेफरेंसेस जो डेसिबल का दे रखा है वो बेसिक पूछा जाता है। वाटर पॉल्यूशन में आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे क्वेश्चंस आते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी स्टूडेंट्स आप इसको कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है वाटर पॉल्यूशन के चैप्टर में। ओजोन लेयर डिप्लीशन हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन और डिस्ट्रक्शन है वो कैसे हो रहा है, पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म आपको पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली फोकस्ड रहेंगे। सबसे पहले तो पॉल्यूशन क्या है, उस पॉल्यूशन के बाद पॉल्यूशन प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के, और कौन से पॉल्यूटेंट्स प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के, मतलब जो ओवरऑल कैटेगराइजेशन हमें रिक्वायर्ड है पॉल्यूशन को लेकर, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके ठीक बाद आप यहाँ एयर पॉल्यूशन में जो कंट्रोल मेजर आपको दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसके बारे में आप डिस्कस कर लेंगे। फर्दर देखिए, हम जो है वो एक टॉपिक यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो रेफरेंसेज है उन पे बात हम करेंगे। एक पूरा लेक्चर आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन पे। इसके बाद आपके पास जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है ये सबसे लास्ट में आएगा। उससे पहले आप ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट पर पूरा एक लेक्चर डिस्कस कर सकते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है उस पर आप एक पूरा लेक्चर डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 से 5 लेक्चर में हम स्टूडेंट्स 4 to 5 लेक्चर्स में जो एनसीईआरटी में एनवायरमेंटल इशू के चैप्टर में जितनी बातें लिखी हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आपको थोरली रीड आउट करना है, केस स्टडीज खुद पढ़ने हैं, ठीक है, और साथ साथ में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ मैं बात करता रहूंगा। अदरवाइज आपको फाइनली एक कंप्लीट लेक्चर मिलेगा जिसमें इसके या इस चैप्टर के भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सारे सॉल्व मिलेंगे। क्लियर? तो देखो, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉल्यूशन। व्हाट इज द पॉल्यूशन? पॉल्यूशन क्या है? देखो, पॉल्यूशन जहां तक कहा जाए, पॉल्यूशन इज द अनडिजायरेबल चेंजेस इन द कंपोनेंट। और कौन से कंपोनेंट? जैसे एयर, वाटर है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, ठीक है, ये एबायोटिक कंपोनेंट है। इन एबायोटिक कंपोनेंट्स में आप लिख लें, नोट करते रहें, अनडिजायरेबल
undesirable changes in the composition of और किसकी composition में students change हुए? abiotic components in the composition of abiotic components। और ये abiotic components जो हैं, ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं, एयर है, वाटर है, सॉइल है, स्पेसिफिकली यही हम डिस्कस करते हैं। इनमें अनडिजायरेबल चेंजेस अगर होंगे तो इनकी आप ये कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर दी जाएंगी। ठीक है, ये अनडिजायरेबल चेंजेस जो हैं वो क्या करेंगे? चेंजेस लीड्स द फिजिकल and chemical properties of these components। आप कह रहे हैं pollution, the undesirable changes in the composition of the abiotic components just like as the air, water and soil। और इनमें जो होने वाले undesirable changes हैं, these undesirable changes leads the physical and chemical properties of these components। और ये physical और chemical component प्रॉपर्टी अगर चेंज कर देंगे तो आप ये कह सकते हैं इट विल बी द हार्मफुल फॉर ऑर्गेनिज्म, इट विल बी हार्मफुल हैजार्डियस फॉर ऑर्गेनिज्म, या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन। तो एक तरीके से ये जो चेंजेस हुए, जो अनडिजायरेबल चेंजेस हुए कॉम्पोजिशन में, वो अनडिजायरेबल चेंजेस आप ये कह सकते हैं ह्यूमन लाइफ पर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिविंग स्टेटस पर एडवर्स इफेक्ट लाते हैं, एडवर्स इंपैक्ट लाते हैं। पॉल्यूशन, द अनडिजायरेबल चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब होता कैसे है? तो आप ये कह सकते हैं कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो यहां ऐड हो जाते हैं, उनको आप कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं पॉल्यूटेंट्स। ये पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? सब्सटेंसेस दैट लीड्स द अनडिजायरेबल चेंजेस, सब्सटेंसेस that leads undesirable changes। जो undesirable changes हैं, उन changes को जो substances lead करवाते हैं, उन substances को आप स्टूडेंट्स कहते हैं pollutants। अब देखिए स्टूडेंट्स, pollutants के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना चाहिए। देखिए नेचर में जो डायरेक्टली किसी भी सब्सटेंस का आप ये कहेंगे जो कंपोजिशन चेंज करने में रोल है, ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस जो किसी पर्टिकुलर एबायोटिक कंपोनेंट, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सॉइल हो, उसके कंपोजिशन में चेंज कर रहा है और उसका डायरेक्ट सोर्स नेचर में प्रेजेंट है, आपके हैबिटेट और सराउंडिंग में डायरेक्ट उसका सोर्स प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उन केमिकल रिएक्शंस से, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो है उनकी केमिकल रिएक्शन से अगर सब्सटेंसेस नेचर में इंट्रोड्यूस होते हैं तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स आप कहेंगे ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, इन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की केमिकल रिएक्शन से अगर सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं और वो भी अनडिजायरेबल चेंजेस को लीड करवाते हैं तो स्टूडेंट्स उनको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहा जाएगा। सो बेसिकली द पॉल्यूटेंट्स आर कैटेगराइज्ड और डिवाइडेड इनटू टू, द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, एयर पॉल्यूशन पहले हम डिस्कस करेंगे और उस एयर पॉल्यूशन में कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पहले क्वेश्चंस आए हैं, हालांकि एनसीईआरटी इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखती है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, इस चैप्टर में थोड़ा सा रेफरेंस हम जो है वो वाइड रखेंगे, बिकॉज ये एनवायरमेंटल इशू का चैप्टर है और एनवायरमेंटल इशू के चैप्टर में इधर उधर से मटीरियल और कई सारे जो लिंक्ड रेफरेंसेज हैं वो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस अगर आप देखें तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी के बाहर भी अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एयर पॉल्यूशन एंड इट्स पॉल्यूटेंट, एंड वी कैन कैटेगराइज दीज पॉल्यूटेंट्स एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। हाँ जी, देखिए अब पॉल्यूटेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं और पॉल्यूटेंट्स के साथ एग्जैक्टली एयर पॉल्यूशन, आप कह रहे हैं अनडिजायरेबल चेंजेस जो हैं वो कंपोजिशन में हुए, उसको हमने पॉल्यूशन कंसीडर किया। और ये जो पॉल्यूशन का प्रोसेस है, इस पॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन,
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये स्टूडेंट्स या तो नेचुरल होगा, जो प्रोसेस है वो या तो आप कह सकते हैं नेचुरल होगा या फिर मैनमेड होगा। तो ओरिजिन के बेसिस पे आप कहेंगे नेचुरल पॉल्यूशन, नेचुरल पॉल्यूशन। और सेकंड आप कह सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड पॉल्यूशन, मैन-मेड पॉल्यूशन। ये 2 कैटेगरीज आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जैसे नेचर में वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर दी गई, एनिमल्स के थ्रू इमिशन हो गया, कुछ नेचुरल गैसेज है, ये सब नेचुरल पॉल्यूशन को लीड करवाएंगे बाय नेचुरल एक्टिविटीज like volcanic eruption। ठीक है, emission of gases, emission of gases by plants and animals। प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू स्टूडेंट्स कुछ गैसेज का इमिशन कर दिया जाता है। इसके अलावा आप कहेंगे सॉइल इरोजन हुआ, डस्ट पार्टिकल हुआ, रेडिएशंस हुए, सॉइल इरोजन, डस्ट, ठीक है, रेडिएशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स जो नेचर में बनते हैं। इसके अलावा जैसे रेडिएशंस में भी हम कहेंगे अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। तो ये सब स्टूडेंट्स आप कहेंगे नेचुरल पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा जाता है और ये सब नेचुरल पॉल्यूटेंट्स होंगे, ये सब नेचुरल पॉल्यूटेंट्स होंगे। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड एक्टिविटी की अगर आप बात करें तो आप ये कह सकते हैं बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसके सोर्स अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे बाय सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट। जो सीवेज और डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल है उसके थ्रू स्टूडेंट्स पॉल्यूशन होगा, एंथ्रोपोजेनिक में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑटोमोबाइल इमिशन, ऑटोमोबाइल इमिशन, ठीक है, ऑटोमोबाइल इमिशन के थ्रू भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ इसके अलावा स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंसेस का जो रिलीज है एटमॉस्फेयर में वो एग्जैक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज में आता है, जो एंथ्रोपोजेनिक और मैन-मेड पॉल्यूशन को डिस्क्राइब करता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो पॉल्यूशन है जो ह्यूमन के थ्रू होता है ये आप कह सकते हैं बहुत कम है, हार्डली 0.05% ऑफ टोटल। ये डेटा दिए जाते हैं, डेटा वेरिएबल हो सकते हैं, पुराना डेटा है, ये कुछ बढ़ भी गया होगा। तो आप ये कहेंगे इतना कम पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज और एंथ्रोपोजेनिक टाइप के पॉल्यूशन के थ्रू होता है, फिर भी इसके बाद भी ये हैजार्डियस है। आप ये कह सकते हैं ये फिर भी आप ये कह सकते हैं ज्यादा हार्मफुल है, टू हार्मफुल, ठीक है, क्योंकि ये जो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं उन नेचुरल कंपोनेंट्स की जो कंसंट्रेशन है, उनका जो नेचुरल फॉर्म है उसको बहुत इमीडिएटली रैपिडली आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स क्या कर देता है, चेंज कर देता है। सो इट इज द टू हार्मफुल, ठीक है, ये ज्यादा खतरनाक है, आप कहेंगे बहुत कम होने के बावजूद भी ज्यादा खतरनाक है, जबकि ये नेचुरल पॉल्यूशन जो है वो नेचर में होता है और अपने आप ये सब्सटेंसेज और जो इनका रिलीज होना और जो एक्टिविटीज हैं ये अपने आप स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर ली जाती हैं, बैलेंस कर ली जाती हैं, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब मैं आ रहा हूं पॉल्यूटेंट्स, एक दूसरी जो कैटेगरी आपको डिस्कस करनी थी, पॉल्यूटेंट्स, और उसके बाद एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ये आपको पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ये क्या है? फर्स्ट आप कहेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, और फिर आप कहेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। क्लियर? जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आप कह सकते हैं डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द सोर्स, इमिटेड फ्रॉम सोर्स। इनका जो इमिशन है वो डायरेक्टली सोर्स से होता है, मतलब नेचर में, या फिर आप कहेंगे एनवायरमेंट में जब ये इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं तो एनवायरमेंट में ये डायरेक्ट सोर्स के थ्रू स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। ठीक है? प्रोसेसिंग इन द एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रोड्यूस्ड फॉर्म, परसिस्ट मतलब बने रहते हैं इन एनवायरमेंट एज प्रोड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है? प्रोड्यूस फॉर्म के रूप में एनवायरमेंट में ये बने रहते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आप कहेंगे formed after the reaction of primary pollutants, after the reaction of primary pollutants। तो स्टूडेंट्स जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, उन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की रिएक्शंस के बाद, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो होंगे उन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की जो रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शन के बाद आप ये कह सकते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो नेचर में आते हैं। जैसे दो एग्जांपल यहां लिख देता हूं, उसके बाद हम वहां बात करेंगे फर्दर। आप कहेंगे परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेन, ये एक इंपॉर्टेंट पेन स्टूडेंट्स मैंने यहां लिखा है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। जो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है पेन, ये केमिकल फॉर्म प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन से बनता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। यहां अगर आप CO2 को पॉल्यूटेंट कहते हैं तो डायरेक्ट सोर्स से इमिशन होता है, या फिर आप कार्बन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं। बहुत परफेक्ट एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड जो डायरेक्टली सोर्स से इमिट हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ हमने कैटेगराइज ये किया, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है वो डायरेक्टली सोर्स से इमिट होंगे, और जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की एक्टिविटी जो होगी उस एक्टिविटी से नेचर में इंट्रोड्यूस होंगे। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स एयर पॉल्यूशन के केस में आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है? एयर पॉल्यूशन के केस में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक आपका है एयर पॉल्यूशन। नोट आपने कर लिया होगा ये। नेक्स्ट टॉपिक आप अपना मेंशन करें एयर पॉल्यूशन, और उसमें देखिए ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस करना है। पहले कुछ स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स की बात हम करेंगे, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी है उनकी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसके कंट्रोल मेजर आपको डिस्कस करने हैं, जिसमें जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कंट्रोल मेजर आपको स्टूडेंट्स एनसीईआरटी ने दिए हैं। जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक आपको दिया है, स्क्रबर दिया है, जो सल्फर जो ऑक्साइड्स हैं या सल्फर ऑक्साइड्स जो पॉल्यूशन कोज करते हैं उन पॉल्यूशंस को रिड्यूस कर सकता है। तो टाइटल लिखें आप एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। ठीक है? एक ही स्टेटमेंट, अनडिजायरेबल चेंजेज
in the composition of air, in the composition of air। अब देखिए प्योर एयर क्या होगी, अनपोल्यूटेड एयर क्या होगी, ह्यूमन के थ्रू एक स्टैंडर्ड मेजर किया गया। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एयर का एक कॉम्पोजिशन डिसाइड कर रखा है कि नेचुरली ये एग्जिस्टेंस है। अब वो जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है, ये नेचुरल कॉम्पोजिशन है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द ह्यूमन, ठीक है। उसमें किसी तरीके का अनडिजायरेबल चेंज अगर होता है, द अनडिजायरेबल चेंज इन द कॉम्पोजिशन इन एयर दैट लीड्स द चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपने कहा चेंज इन द कॉम्पोजिशन हुआ, और ये जो चेंज हुआ कॉम्पोजिशन में, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा, एंड फाइनली इट विल हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल जो होगा, ये चेंज एयर पॉल्यूशन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। यहां मेजर सोर्सेज देखिए, मेजर सोर्सेज जिनके थ्रू एयर पॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कंबशन ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल का कंबशन है उससे मैक्सिमम, अब ये डोमेस्टिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, घरेलू कार्यक्रम आपके जो हैं वो हो सकते हैं, घर में आप फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो फ्यूल का कंजप्शन है वो एयर पॉल्यूशन को लीड करवाता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल्स कंजप्शन, ऑटोमोबाइल्स कंजप्शन। तो ये दो बेसिक रीजन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, कंबशन ऑफ द फ्यूल, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप कह सकते हैं माइनिंग एंड प्रोसेसिंग, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग। देखिए जो माइंस हैं उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज ऑब्टेन किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज उनसे लिए जाते हैं। तो वो माइनिंग की जो प्रोसेस है उसके थ्रू भी आप ये कहेंगे पॉल्यूशन होता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसिंग है, इस इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के थ्रू भी स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स एयर में मिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कुछ केमिकल्स जो हैं उनको बनाने वाली इंडस्ट्रीज, ये जब इंडस्ट्री जो हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के थ्रू मैक्सिमम आप ये कहेंगे यहां इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी जो है, जैसे आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटी। ये जो है ये भी पॉल्यूशन का एक बड़ा रीजन होती हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसियस सब्सटेंसेज यहाँ नेचर में, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज किए जाते हैं, उनके थ्रू ऐसा हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो जो टोटल एयर पॉल्यूशन है उसका आप ये कह सकते हैं 52% जो है, 52% बाय द रिलीज ऑफ CO2, ऑलमोस्ट 18% जो है वो SO2 के थ्रू होता है, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप देखें 12% हाइड्रोकार्बन्स, 12% हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑलमोस्ट 10% आप कहेंगे जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू होता है। तो जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन का ये स्टेटस आपके सामने है, ये इस तरीके से
पॉल्यूशन की एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाती है। ठीक है, ये पॉल्यूशन 52% ऑलमोस्ट CO2 के थ्रू, 18% आप कहेंगे SO2 के थ्रू, 12% जो हाइड्रोकार्बन है उनके थ्रू और 10% पार्टिकुलेट मैटर के थ्रू। ये बेसिकली पॉल्यूशन जो है या एयर पॉल्यूशन नेचर में, एटमॉस्फेयर में हो रहा है। ठीक है, अब देखो हम एयर पॉल्यूटेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स, और यहां जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म आपको मिलेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉर्म एयर पॉल्यूटेंट्स जो एयर में पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, एयर की जो कॉम्पोजिशन में अनडिजायरेबल चेंजेस कर रहे हैं। तो देखिए, अनडिजायरेबल चेंजेस करने वाले ये सब्सटेंसेस स्टूडेंट्स प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। They can categorize as the primary and secondary pollutant. Air pollutants, primary air pollutants, इसका मतलब डायरेक्ट इमिट होंगे, और फिर मेंशन कर लें आप सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स देखिए, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, ये सब जो हैं वो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं मेनली। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर हुआ, आप कहेंगे मेनली CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर, ये जो है वो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इनमें स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहां जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं इसमें पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, ये सब हुआ। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आप कहेंगे आफ्टर द केमिकल रिएक्शन ऑफ प्राइमरी pollutants, after the chemical reaction of primary pollutants स्टूडेंट्स ये बनते हैं। और इनमें अगर आप देखें तो आपके पास स्मॉग होगा, स्मॉग स्पेसिफिकली, स्मॉग, ठीक है। इसमें जो पेन में डिस्कस कर रहा था आपसे, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसी में काउंट होता है। लंदन स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। तो देखो, फोटोकेमिकल स्मॉग और लंदन स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग जो है वो हमें यहां थोड़ा सा डिस्कस करना है। स्मॉग बेसिकली क्या है? कंडेंस्ड वाटर वेपर, डस्ट और स्मोक वगैरह सब जो है वो स्मॉग बनाते हैं। कंडेंस्ड वाटर वेपर, डस्ट, या ये जो है वो एग्जैक्टली स्मोक है। या इसको और भी सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो मैं कह सकता हूं स्मोक
प्लस फॉग, ये जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉग। ठीक है, तो देखो लंदन स्मॉग, जिसको क्लासिकल स्मॉग भी कहा जाता है, ये आपको एक डिस्कस करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फोटोकेमिकल स्मॉग हम यहां डिस्कस करेंगे, जो लॉस एंजल्स स्मॉग कहा जाता है। फोटो केमिकल स्मॉग, और ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है इसको लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहा जाता है। ठीक है, ये अमेरिका के शहर सिटी लॉस एंजल्स जो है उससे रिलेटेड है। डिस्क्रिप्शन इनका हम डिस्कस कर रहे हैं क्यों ऐसा कहा गया। तो देखिए, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट मैंने एक बेसिक कैटेगराइजेशन यहाँ कर रखा है। इसमें मैं इन दोनों की बात आपसे करूंगा, लंदन स्मॉग और द क्लासिकल स्मॉग, और इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मॉग। और उससे पहले हम कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, इनका इम्पैक्ट क्या आता है, इनका बेसिक सोर्स क्या है, उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह हैं, पार्टिकुलेट मैटर वगैरह है। तो ये सब जो है इनके इम्पैक्ट क्या है, एक टेबुलेशन यहां मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट, हाँ जी, कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसमें स्पेसिफिकली गैसेस पॉल्यूटेंट ही आपको डिस्कस करने हैं। एक तरफ तो आप लिख लें पॉल्यूटेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स आप मेंशन करें सोर्स, और फाइनली आप मेंशन कर लें इफेक्ट। ठीक है, एक टेबल हम बना रहे हैं। सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। क्लियर? देखिए, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, सोर्स क्या होगा, आप कहेंगे इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो इनकम्प्लीट कंबशन फॉसिल फ्यूल का है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स है, और स्पेसिफिकली इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनमें इनकम्प्लीट कंबशन फॉसिल फ्यूल का जो है वो ये लाता है। ये एक बहुत हैजार्डियस इफेक्ट कॉज करता है, प्रोड्यूस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये ऑटो कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस ऑटो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। जो ब्लड की ऑटो कैरिंग कैपेसिटी स्टूडेंट्स को रिड्यूस कर देगा, विजन का डिक्रीज हो जाना, हेडेक जैसी प्रॉब्लम, और ये सब जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन जहां बढ़ जाती है वहां आपको इंस्टेंट देखने को मिल सकता है। तो एक तरीके से इनकम्प्लीट कंबशन से आपने कहा नेचर में या एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट, सेकंड में लिख रहा हूं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड्स और SO2 हैं, ये देखिए सोर्स अगर इनका देखा जाए तो जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं स्टूडेंट्स, यहां से ये मेनली आता है ऑयल रिफाइनरीज। इसके अलावा कह सकते हैं कंबसन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल, कंबसन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल।
सल्फर कंटेनिंग फ्यूल। तो जो सल्फर कंटेनिंग फ्यूल हैं और ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये इसके बेसिक सोर्स आप कहेंगे हैं, मतलब मेनली इनके थ्रू ये एटमॉस्फेयर में सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो आ रहे हैं। देखिए इसके इंपैक्ट अगर आप देखेंगे, ईटीएस को इनहिबिट करता है, एसिड रेन करता है, स्टोन कैंसर, स्टोन लेप्रोसी आपने सुना होगा, ताजमहल में जो ताजमहल का जो आप ये कह सकते हैं स्टोन इरोजन है, उसका मेन रीजन यही है। ताजमहल की चमक जो कम होती जा रही है उसका रीजन यही है कि वहां जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज से जो सल्फर के फॉर्म्स रिलीज होते हैं वो ही स्टूडेंट्स इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इनहिबिट ETS इन प्लांट्स। प्लांट्स में ETS को इनहिबिट कर देता है। क्लियर? ये लीजिए, एक आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का पढ़ लिया है, अब सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। एसिड रेन, स्टोन कैंसर, इनके बारे में, दोनों के बारे में थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। देखिए एसिडिक वाटर कंटेंट, रेनफॉल बिलो द pH ऑफ 3.5 बेसिकली जो है उसको आप ये कह सकते हैं 5.5 से लेकर, मतलब स्लाइटली एसिडिक या फिर हाईली एसिडिक, दोनों कंटेंट ही एसिड रेन में काउंट होते हैं। और ये बेसिकली HNO2 और HNO3 के कॉम्बिनेशन से आप ये कह सकते हैं यहाँ काउंट होते हैं। तो स्टोन कैंसर के केस में ताजमहल, स्टोन लेप्रोसी या फिर इरोजन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है स्टोन कैंसर। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अगला आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, ताजमहल, स्टोन लेप्रोसी और इरोजन में आप ये कह सकते हैं जो येलोविंग फॉर्म ऑफ स्टोन है वो इसी के कारण ताजमहल की चमक फीकी पड़ती जा रही है, जो स्टोन है उसमें पीलापन आता जा रहा है। ठीक है, आप जानते हैं ताजमहल, मेरे से ज्यादा जानते हैं ताजमहल के बारे में, व्हाइट संगमरमर का बना हुआ। फिर इसके बाद देखिए थर्ड है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, नाइट्राइट, नाइट्रेट वगैरह आप जो पढ़ते हैं। कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल हाई टेम्परेचर पर जो ऑटोमोबाइल्स में होता है, तो सोर्स में लिख रहा हूं कंबसन ऑफ fossil fuel in automobiles at high temperature. In automobiles at high temperature. तो हाई टेम्परेचर पर आप ये कह सकते हैं ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनमें जो फ्यूल कंजप्शन होगा ये फ्यूल कंजप्शन और जो कंबशन होगा स्टूडेंट्स, ये हार्ट एंड लंग डिजीज कॉज करेगा, हार्ट एंड लंग डिजीज। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अब फाइनली बात करते हैं देखिए हाइड्रोकार्बन्स की।
फोर्थ वन आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स थोड़ा इंफॉर्मेटिव है टॉपिक, नोट करते रहें बस आप, क्योंकि प्रॉपर एनसीईआरटी में सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। हाइड्रोकार्बन्स, देखिए हाइड्रोकार्बन्स का सोर्स है इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन जैसा आप पढ़ के आए पहले भी, इनकम्प्लीट कंबशन फॉसिल फ्यूल का और ऑटोमोबाइल्स में जो होता है, ठीक है। फिर न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कारपेट वगैरह जो है, न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कारपेट्स जो है, इनसे आप कह सकते हैं ये पॉसिबल है, और जो इम्पैक्ट है वो आप सीधा सा कहेंगे कैंसर ये खोज करता है, ठीक है। तो हमने कुछ कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स को डिस्कस किया है। इसके अलावा देखिए एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये भी एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा रीजन है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले आया है और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का भी है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। एक रेफरेंस लिख देता हूं, एक ही स्टेटमेंट काफी है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है उसके रिलीज होने से वहां बहुत सारे लोग जो है 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है ये पहले, गैस ट्रेजेडी कॉज रिलीज ऑफ methyl isocyanate, रिलीज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी MIC इसको कहते हैं। तो अब देखो कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स में मैंने सबसे पहले लिखा था कार्बन मोनोऑक्साइड, सोर्स आपने कहा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, और एग्जैक्टली इफेक्ट आप कह रहे हैं इसका जो है वो इट प्रोड्यूस द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो एग्जैक्टली ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है या ब्लड के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी जो है उसको रिड्यूस कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑयल रिफाइनरीज और कंबशन ऑफ द सल्फर कंटेनिंग फ्यूल, इसमें ETS को इनहिबिट कर देगा। एसिड रेन इंपॉर्टेंट है। स्टोन लेप्रोसी या स्टोन कैंसर आप कह सकते हैं, जिसमें ताजमहल की येलोइंग रेफरेंस इसी में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्साइड से कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स एट हाई टेम्परेचर, और इससे स्टूडेंट्स हार्ट एंड लंग डिजीज होती हैं। एक हाइड्रोकार्बन्स आप पढ़ रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कारपेट से होते हैं और ये कैंसरस हैं, कैंसर कोज करते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर अगर आप देखें तो नेचर में आप ये कह सकते हैं एयर कॉम्पोजिशन जो है उस एयर कॉम्पोजिशन में आप देख सकते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल चेंज करने वाले मेन कंपोनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली इनके आने से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ये स्टूडेंट्स खोज करते हैं, ठीक है। एक मैंने यहां भोपाल गैस ट्रेजेडी लिखा है। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है 1984 में, दिसंबर 1984 में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट जो है, फॉस्जीन एंड मिथाइल आइसोसाइनेट के रिलीज होने से जो टॉक्सिक गैसेज रिलीज हुई, टॉक्सिक गैसेस रिलीज जो हुआ,
इससे आप कहेंगे लार्ज स्केल पर डेथ हुई, लार्ज स्केल मोर्टिलिटी, ह्यूमन मोर्टिलिटी एट लार्ज स्केल, एट लार्ज स्केल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जो स्मोक मैंने आपसे दो डिस्कस किए थे, जिसमें आपको एक पढ़ना है लंदन स्मॉग और क्लासिकल स्मॉग, और दूसरा आपको पढ़ना है लॉस एंजल्स स्मॉग। ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए स्मॉग जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मेन आपके पास है क्लासिकल स्मॉग और लंदन स्मॉग, इसको कहा जाता है। इन दिसंबर 1952 इट वाज रिपोर्टेड एट लंदन। डार्क ब्राउनिश एरिया थी, और इस टॉक्सिक एयर के कारण आप ये कह सकते हैं 4000 से ज्यादा जो लोग हैं वो मारे गए, 4000 और मोर देन 4000 पीपल किल्ड, एंड इट अफेक्ट द 50% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन क्या था, वहां लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर पे आपने कहा सल्फर जो गैसेज हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड्स वगैरह, ये जो है डस्ट पार्टिकल और स्मोक, ये सब जो है वो मिलकर आप कहेंगे क्या बना देते हैं, ये सब मिलकर स्टूडेंट्स बना देते हैं क्लासिकल स्मोक। ये क्लासिकल स्मोक का कॉम्पोजिशन है। इसी तरीके से दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है लॉस एंजल्स स्मॉग। आप ये कहेंगे लॉस एंजल जो अमेरिका में है, यूएसए, यहां 1940 में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया। ये येलोइश ग्रे ब्राउनिश एयर थी, इसको फोटोकेमिकल स्मोग भी आप कहते हैं। और ये जो फोटोकेमिकल स्मोग है, इसका कॉम्पोजिशन बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स थे, डस्ट पार्टिकल, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑटोमोबाइल एमिशंस और सोलर एनर्जी। तो ये सब हाई टेम्परेचर पर, ध्यान रखें आप, वो लो टेम्परेचर और ये हाई टेम्परेचर पर एक स्मॉग कॉम्पोजिशन बनाते हैं। तो यहां से भी आप ये कह सकते हैं बहुत लार्ज स्केल पर डिसऑर्डर, डिजीज और डेथ जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन में देखी गई। तो ये क्लासिकल स्मॉग एंड लॉस एंजल्स स्मॉग। ठीक है, ये आपको क्लियर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए आपने क्लियर किया क्लासिकल स्मॉग एंड लॉस एंजल्स स्मॉग, ये जो है दो मेन टाइप स्मॉग के हैं। अब यहाँ कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो आपको और नोट करनी चाहिए। देखिए जो लॉस एंजल्स स्मॉग है, ठीक है, ये फोटोकेमिकल स्मोक भी कहा जाता है। और आप ध्यान रखें बेसिकली इसमें कॉम्पोजिशन होता है पेन, जो मैं कई बार आपको बता चुका हूं पहले भी, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और इसके अलावा आप कहेंगे ओजोन O3। तो बेसिकली ओजोन O3, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं उनका कॉम्पोजिशन ये था लॉस एंजल्स स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसके कारण आप ये कह सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन पर एडवर्स इफेक्ट आया, लार्ज स्केल पर आप कह सकते हैं इंपैक्ट देखा गया। क्लियर? तो लॉस एंजल्स स्मॉग जो है वो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट और ओजोन, देखिए ओजोन जो है वो केमिकल रिएक्शन के बाद में एग्जिस्टेंस में आता है, फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं जो लॉस एंजल्स स्मॉग है या जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, इसमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का रोल है। ठीक है, इसमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का रोल है, लेकिन इसमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे आप देखें कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल हैं, स्मोक है, ये डायरेक्ट सब सोर्स से इमिट होते हैं। हालांकि ये जो कॉम्पोजिशन बना वो एयर को पॉल्यूट कर रहा है, तो इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन जो डार्क ब्राउन एयर बना, ये डेफिनेटली सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में रखा जा सकता है, बट इसमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का रोल नहीं है, जबकि यहां सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का रोल है। तो आप ये कह सकते हैं नो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज देयर। इस प्रोसेस में जो लो टेम्परेचर कंडीशन में लंदन में क्लासिकल स्मॉग देखा गया, जो डार्क ब्राउन एयर था, इसमें आप कहेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट डायरेक्टली कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, जबकि स्टूडेंट्स यहां सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इन्वॉल्व था। और ये जो है वो स्पेसिफिकली परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट और ओजोन कंसीडर किए जा सकते हैं। क्लियर?